हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले सेशन में वर्क कंप्लीट कर लिया था और वर्क के कुछ फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने लगाई थी। दो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और वर्क के की लगाएंगे, उसके बाद आगे अपना सेशन शुरू करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोल आदर्श गैस, एक मोल आदर्श गैस एक एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर तक समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होती है। तो कार्य की गणना कीजिए। ये एक क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोल आदर्श गैस जो एक एटमॉस्फेयर पे थी वो प्रसारित हो गई और उस पर जो दाब है वो एक एटमॉस्फेयर से कम होकर 0.1 एटमॉस्फेयर हो गया। ये प्रसार समतापी है, उत्क्रमणीय है। तो वो कहना चाहता है कि कार्य की गणना कीजिए। अब बताओ, समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होने के लिए मैंने कार्य के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? याद करके आए हो? कार्य के लिए फॉर्मूला था W बराबर -2.303 nRT log P1 बाई P2, क्योंकि यहाँ तो दाब दिया गया। अगर आयतन दिया गया होता तो V2 बाई V1 लिखते। V2 बाई V1 कैलकुलेट करो। -2.303 n क्या है? 1 सर। R की वैल्यू कितनी करेंगे? मैं कैलोरी में ले लूं, कार्य निकालना है, जूल या कैलोरी में आसानी से निकल आएगा। हाँ सर। 2 ले लेता हूं, इनटू, नहीं तो ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 ले लो। समझ बात आ गई नहीं आ गई? लॉग P1 कितना है? 1 बाई 0.1। तो 0.1 जो है इसको हटाओ तो log 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2.303 इंटू ये हो गया 600 और ये हो गया इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -1381.8 कैलोरी। ये कार्य निकला है। समझ में आया? यस सर। अगला ध्यान देना, गैस प्रसारित हो रही है, मतलब P इंटरनल ज्यादा है, गैस प्रसारित हो रही, तो W माइनस में निकलेगा। W माइनस में क्यों निकलेगा? गैस प्रसारित हो रही है, गैस प्रसारित हो रही है सर। कर रहा है। समझ में आता है कि निकाय कार्य कर रहा है, कर रहा है। किस ध्यान दीजिए। समझ में आता है नहीं यार? चलिए हाँ सर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोल आदर्श गैस को रुद्रोष्म उत्क्रमणीय रूप से
रुद्रोष्म उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित करने में प्रसारित करने में 3 जूल कार्य किया जाता है। 3 जूल कार्य किया जाता है। तो गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया गया है सीवी का मान 20 जूल पर केल्विन पर मोल। ये सीवी का मान दिया। ध्यान दो, रुद्रोष्म उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित हो रही है। अगर रुद्रोष्म उत्क्रमणीय रूप से कोई गैस प्रसारित हो रही है तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो भाई, WE के बराबर हो जाए इंटरनल एनर्जी। क्यों? हाँ सर, रुद्रोष्म है तो Q का मान 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सर। तो वैल्यू हो जाएगी N CV CV डेल्टा T T2 माइनस T1। ठीक है। अच्छा, W क्या है? कह रहा है 3 जूल कार्य किया जा। कार्य कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। बोलो भैया। तो अगर हाँ 3 सर। जूल कार्य किया जाता है तो -3 जूल वर्क हो गया। यस सर। अब इसको MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। तो 3 जूल तो दिया ही गया, तो इसको तो कोई जरूरत ही नहीं। N की वैल्यू कितनी है? 1 मोल। CV की वैल्यू कितनी है बताओ? 20। 20 जूल किलो। और T2 माइनस T1 निकाल लो, कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड सर। दैट इज इक्वल टू 300। बोलो बेटे, हाँ सर। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दैट इज इक्वल टू यस सर। 300। तो ये -300 केल्विन। -3 तो यहाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 T2 और सर 600 -600। 20 T2 और -600 नहीं, 6000 आ जाएगा। सॉरी सर, 6000 इधर 20 है। 6000 आ जाएगा। इधर ले आओ। हाँ सर। तो ये कितना आ हाँ जाएगा? तो सर ये माइनस हो जाएगा सर 3 तो बराबर 5009। 5997 आ जाएगा। बोलो बेटा, हाँ सर। T2 बराबर कितना आ जाएगा? ये केल्विन में आएगा, ध्यान रखना। हाँ सर, केल्विन में आएगा 5997 बाई 20। बाई 20। इसको काट दूं तो 599.7 आ गया। तो करीबन 300 के आसपास आ जाएगा ना। 599 को 600 कह सकते हैं। अरे बोलो हाँ भाई, सर। तो दैट यस इज सर। लगभग 300 के अबाउट है सर। 300 केल्विन के आसपास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बोलो बेटा नेक्स्ट। हाँ सर, टेम्परेचर दोनों बराबर ही हो गए तो। तो उसमें क्या किया जाए? तुम्हें समस्या क्या है? हाँ सर, समस्या तो कुछ नहीं है। ठीक है, रुद्रोष्म की वजह से। नहीं नहीं, रुद्रोष्म की वजह से तो Q बराबर T नहीं। अब एग्जैक्टली यहाँ हाँ पे 3 जूल ले लिया, थोड़ा और ज्यादा ले लेता थोड़ा और सही आ जाता हमारा वैल्यू। तो ये हाँ 599.7 आ तो रहा। क्वेश्चन एक और देखिए, कह रहा है 112 ग्राम आयरन, 112 ग्राम आयरन तन HCl से
क्रिया करता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब अभिक्रिया नंबर ए बंद पात्र में हो रही, बंद पात्र में हो रही है। नंबर बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुले पात्र में हो रही है। चलिए करते हैं। हमको W निकालना। एक बात बताओ, क्या बताया था मैंने? बंद पात्र में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया। पहला केस W बराबर 0। अगर रासायनिक प्रतिक्रिया बंद पात्र में हो रही है तो डेल्टा V का मान 0 हो जाएगा, और डेल्टा V का मान 0 तो P बराबर W बराबर माइनस P डेल्टा V। W का मान भी क्या हो जाएगा? 0। दूसरी बात क्या कह रहा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुले पात्र में हो रही। जरा अभिक्रिया कराते। Fe सॉलिड किससे क्रिया कर रहा है? HCl से। HCl ठीक है ना? HCl लिक्विड स्टेट में है, एक्वस मीडिया है, क्या बना देगा? FeCl2 प्लस H2। yes sir. FeCl2 दोबारा सॉलिड हो जाएगा, H2 गैसियस फेज में निकल जाएगा। ये 2 मोल HCl इस्तेमाल हो। बोलो भैया। yes sir. अब जरा मुझे बताइए कि तनु HCl से जब क्रिया हो रही है तो इसमें इस साइड तो कोई गैस है नहीं भाई। ये तो तनु HCl का मतलब लिक्विड कह लो या एक्वस मीडिया कह लो, बात तो एक ही। हाँ सर, ये सॉलिड है, इधर गैस नहीं। तो यहां भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, गैस एक ही है। और गैस के लिए निकाल लीजिए। तो डेल्टा NG 1 मोल है सर इसके। बोलो बेटा। हाँ सर। इस रिएक्शन के लिए 1 मोल। लेकिन जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 112 ग्राम। ये रिएक्शन Fe 56 ग्राम ही तो कर रही, तभी तो 1 मोल हाइड्रोजन निकल गया। बोलो बेटा। तो अब यहां हाँ से सर। डेल्टा NG मोल कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा। 56 ग्राम 1 मोल निकाल रही है, तो 112 ग्राम कितने मोल निकालेगी? 2 मोल हाइड्रोजन गैस 2 मोल। निकाल। बोलो बेटा। तो हाँ जहां सर। भाई 56 ग्राम होता तो डेल्टा NG की वैल्यू 1 लिख देते। अब 112 ग्राम है तो डेल्टा हाँ, NG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मोल। 2 मोल। ठीक है ना भैया? बहुत बढ़िया। हाँ सर। और एक W निकालना है, तो W बराबर होता है माइनस डेल्टा NG इंटू RT। केमिकल रिएक्शन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखाया था मैंने आपको। यस यस लगा सर, ले लिखाया था। -2 इंटू R का मान कैलोरी में ही रख लो, तो 2 इंटू हाँ 2। T कितना हो जाएगा? 300। बोलो भैया। तो हाँ W सर। बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 12 माइनस 1200 कैलोरी। बोलो यस बेटा। सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हेडिंग डालिए, ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर हाँ, मैं इनको सर, आप बोल रहे थे साथ साथ लिखने के लिए, साथ साथ लिखता जाऊं तो सही रहेगा शायद। क्यों आप लिख नहीं रहे क्या? वो सर मैं तो PDF जो भेजते हैं ना आप, उसको उसी दिन उसी टाइम पे निकलवा के ले जाता हूँ घर पे।
फिर तो सर वो उसमें क्या है कि वो जो पीडीएफ में जो मतलब आती है वो प्रिंट आता है वो सब ब्लैक ब्लैक आता है, आपने कलरफुल पेन से पढ़ाते हैं वहां, लेकिन वो सब कुछ ब्लैक आता है उसमें, तो फिर वो आप लिखते चीजें क्यों नहीं पता है? नहीं चलती कौन सी हैं। आप लिखते क्यों नहीं है इसके? सर आज से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ अभी से, क्योंकि वहां पर ब्लैक आता है पूरा। एक काम करो, किसी पंडित जी से हाँ सर। किसी पंडित जी से ग्रह नक्षत्र निकलवा लो कि किस दिन से लिखना शुरू करेंगे। हैं? शुरू से कह रहा हूं, लिखो। ऊष्मागतिकी के नियम। नियम में नंबर 1, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम। अंग्रेजी में कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ की डिस्कवरी के बाद इस लॉ को की खोज हुई, इसीलिए अब हम फर्स्ट लॉ को चेंज तो कर नहीं सकते थे, तो हमने इसको जीरोथ लॉ कहते। ये एक नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स का सामान्य सिद्धांत है ऊष्मागतिकी। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ऊष्मागतिकी के जितने भी सिद्धांत हैं वो मानवीय अनुभव के आधार पर हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई सैद्धांतिक प्रभाव नहीं, आप इसके पीछे कोई सैद्धांतिक प्रभाव नहीं निकाल सकते। जितने भी ऊष्मागतिकी के नियम दिए गए हैं ये सारे मानवीय अनुभव के आधार पर। आपको इसको प्रूफ कीजिए तो कोई व्यक्ति से प्रूफ नहीं कर सकता, इसका कोई प्रूफ नहीं। जरा ध्यान से देखिए जीरोथ लॉ क्या कहता है। जीरोथ लॉ ये कहता है कि मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 सिस्टम, ठीक है। सर जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे बना लूं, मैं भी कॉपी में लिख लूं। वो ये कह रहा है कि ए और सी के मध्य एक साम्यावस्था है जिसको तापीय साम्यावस्था कहेंगे। तापीय साम्यावस्था, इस चीज को समझना। तापीय साम्यावस्था मतलब इन दोनों का ताप समान, ऊष्मा न तो ए से सी की तरफ प्रवाहित हो रही है ना सी से ए की तरफ प्रवाहित हो रही। चलिए वो कह रहा है बी भी सी के साथ तापीय साम्यावस्था प्रदर्शित कर, तापीय साम्यावस्था प्रदर्शित कर। ए भी सी के साथ तापीय साम्यावस्था प्रदर्शित कर रहा है, बी भी सी के साथ तापीय साम्यावस्था प्रदर्शित कर रहा है। अगर ऐसा है तो ए बी के साथ भी तापीय साम्यावस्था में होगा। हाँ सर। होगा या नहीं होगा? होगा सर। भाई तापीय साम्यावस्था का मतलब तापमान समान की बात कर रहा है ना। ए का वही ताप है जो सी का ताप है, बी का वही ताप है जो सी का ताप है, क्योंकि ऊष्मा का संचालन तभी होगा जब ताप में परिवर्तन होगा। तो ए का वही ताप है जो सी का ताप है, बी का वही ताप है जो सी का ताप, तो इसका सीधा मतलब है ए और बी भी आपस में समान ताप में। ये एक सामान्य मानव धारणा का नियम था जिसको हम लोगों ने कहा ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। नेक्स्ट, नंबर 2,
फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो बेटा, ऐसे ऊष्मा के संरक्षण का नियम भी कहा जा सकता है। तो पहली बात कह सकते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न, हिंदी गड़बड़ हो गई शायद। ना तो उत्पन्न किया जा सकता, बताओ आगे। ये तो हम शुरू से पढ़ते आए। हाँ सर, इसे सिर्फ मतलब सर इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम की तरीके से हम देख सकते हैं। लिख लो इसको, यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है। तीसरी बात यह भी कही जा सकती है, ऊर्जा संरक्षण नियम की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड सही लिखा है मैंने, वेरी गुड। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा नियत है या संरक्षित रहती है? कहाँ लिख रहा हूँ? अरे तो दूसरी कॉपी बनाऊंगा इसकी, यार पहली बार स्टार्ट। नियत रहती है या संरक्षित रहती है? संरक्षित। चौथा पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लो, यह नियम रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज द्वारा दिया गया। ये तो मैंने इसकी डेफिनेशंस की। अब इसका गणितीय रूप देखते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम का गणितीय रूप क्या है। मैथमेटिकली हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत आसान सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। मान लो बेटा, एक ये सिस्टम है, सिस्टम की, अपना माइक्रोफोन बंद करो। इस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा E1, क्लियर। इस सिस्टम में को Q ऊष्मा दी गई और इस सिस्टम पर W कार्य किया, प्लस W मतलब कार्य किया गया। W जब प्लस में होता है तो क्या होता है? किया गया। W कार्य सिस्टम पर किया गया। तो ये सिस्टम जिस स्टेट में पहुंचा, वहां पर उसकी आंतरिक ऊर्जा
E2 पाई गई। यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा E1 थी, सिस्टम को Q हीट दी गई, Q ऊष्मा दी गई, Q एनर्जी दी गई, और उसको देने के लिए सिस्टम पर W कार्य किया गया। तो जरा ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं। E2 की वैल्यू तब आई जब E1 था, उसको Q हीट दी गई और उसको W कार्य दिया गया, मतलब उस पर W कार्य किया गया कार्य प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो मैं क्या लिख सकता हूं, E2 माइनस E1 बराबर क्या लिख सकता हूं, Q प्लस। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो आ गया आपका गणितीय रूप। डेल्टा E बराबर Q प्लस, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम। ध्यान दीजिएगा, इस नियम को लगाते समय साइन कन्वेंशन ध्यान रखें। कितना ऊष्मा दी गई या ऊष्मा निकली या कितना कार्य किया गया या सिस्टम कार्य करता है, तो वो जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाए थे कि सिस्टम को दी गई ऊष्मा धनात्मक, सिस्टम द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा ऋणात्मक, सिस्टम पर किया गया कार्य धनात्मक, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। तो इस धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। एक छोटा सा सवाल करके देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। मैं मान लेता हूं एक निकाय को 100 जूल ऊष्मा देने पर निकाय 50 कैलोरी कार्य करता है। कार्य करता है तो डेल्टा ई का मान बताइए। डेल्टा ई बराबर व्हाट, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, Q प्लस W। बोलो बेटे, यही तो प्लॉट है। सिस्टम को 100 जूल ऊष्मा दी गई तो डेल्टा ई बराबर 100, Q की वैल्यू तो 100 आ गई। तो निकाय 50 कैलोरी कार्य करता है, तो -50 आ जाएगा सर। मुझे मालूम था तुम यही करो। -50 इंटू 4.2, ये जूल है और ये कैलोरी है। सर तो यूनिट हम कन्वर्ट बाद में ध्यान कन्वर्ट। रखना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा ई का मान बताइए, ये तो आ गया 100 माइनस, बताइए कितना आ गया 210। हाँ सर। 50 से मल्टीप्लाई करो 210 आ जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, माइनस माइनस का 110 जूल। कैलोरी है ना, कैलोरी को हमको किस में परिवर्तित करना होगा बेटा, जूल। जूल में। तो ये आसान सा सवाल है। वैसे तो ऐसा कोई सवाल छोटा सा आने की संभावना नहीं है, फिर भी समझिए कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अगर आपने सही नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जरा आगे की बातें कर लेते हैं बेटा। फ्लॉट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष, निष्कर्ष आदर्श सा लगेगा शायद, ऐसे ही तो बनेगा। हाँ सर। अब इसमें काफी कुछ चीजें बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप अपने आप निकाल सकते हैं। नंबर पहला, आइसोथर्मल।
अब इसमें तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, समतापी। नहीं सर। बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई बराबर 0, और डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फ्लॉट। तो जरा यहाँ लगा दो, डेल्टा ई को जो है 0 कर लो, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, बोलो भैया। जी सर। क्यू बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस तब। तब चलो एक आध दो और। नंबर सेकंड, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, रुद्रोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक क्या कहते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म हाँ प्रक्रम के लिए क्या होता है अपने आप बताइए, क्यू बराबर 0, और हमारा फ्लॉट क्या है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू बराबर है 0, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ये समस्या उत्पन्न हो, बता सकते हो समस्या क्या हो गई हमारे पास, डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो डेल्टा मतलब ई, पूरी की पूरी एनर्जी डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई डब्ल्यू के हो, बराबर। अरे डेल्टा ई किस तरीके का प्रक्रम है ये बताइए। डेल्टा ई अवस्था फलन है, और डब्ल्यू हाँ क्या है, सर। डब्ल्यू क्या है, पथ फलन है। दो बताए थे मैंने आपको, याद करो, डब्ल्यू और क्यू ये दोनों पथ फलन होते हैं। 5 फंक्शन। तो इसका मतलब अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाए तो डब्ल्यू डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा, मतलब कार्य भी अवस्था फलन की भांति अवस्था व्यवहार। करेगा। तो लिख लीजिए, रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बेटा, अगला। हाँ सर। आइसोकोरिक ले लें। क्या होता है आइसोकोरिक, समायतनिक सर। समायतन। समायतनी प्रक्रम में डेल्टा वी बराबर 0, तो डब्ल्यू बराबर 0, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती, माइनस पी डेल्टा वी। बोलो बेटा, हाँ सर। सीधे फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, डेल्टा ई बराबर क्यू। डेल्टा ई क्या होता है, नियत आयतन पर। तो मैं कह सकता हूं नियत आयतन पर भाई आइसोकोरिक है ना, नियत आयतन पर अभिक्रिया उष्ण, अभिक्रिया उष्ण क्यू वी का रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा ई। मैंने दो बताए थे आपको, डेल्टा ई कहा था क्यू वी नियत आयतन पर, और मैंने दूसरा आपको बताया था कि डेल्टा एच दैट इज क्यू पी, याद है। नेक्स्ट, अब यहां पर पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, ठीक वही जो ऊपर लिखा था। यहां डेल्टा ई क्यू के बराबर हो गया, इसका मतलब सम आयतनीय प्रक्रम में सम आयतनीय प्रक्रम में, बोलो,
ऊष्मा अवस्था फलन की भांति व्यवहार करती है। क्लियर? नेक्स्ट, साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम के लिए बोलो, डेल्टा ई बराबर 0। हाँ सर, 0। और फ्लॉट होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या लिख सकता हूं? क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। हाँ सर। जैसा कि समतापी प्रक्रम के लिए भी लिखा गया था। बोलो बेटे। नेक्स्ट, सर एक बार पीछे वाला पेज चलाना, मैंने लिखा नहीं एक लाइन। आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड रुको। हटा दो सर, हटा दो सर, हटा दो। आइसोबारिक प्रोसेस। माइक बंद करो बेटा अपना। आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? समदाबी। भाई हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो अगर हम लगाएं तो आता है क्यू माइनस पी डेल्टा बी। ठीक है बेटा, डेल्टा ई को ओपन कर लो, ये हो जाएगा E2 माइनस E1 बराबर क्यू माइनस पी इंटू V2 माइनस V। अब अगर मैं इसे सही करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, Q बराबर E2 प्लस PV2 माइनस E1 इधर ले आओ तो E1 प्लस PV1। आप कर पाए ये मैथ? इसको ओपन कर लीजिए, ये फॉर्मूला जो ये Q है, हाँ Q है, लेकिन आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये Q नहीं है, ये है QP दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो QP बराबर आ जाएगा डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा H क्या है? स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा। डेल्टा H को क्या लिख सकता हूं? स्थिर या नियत दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा। तो एक तो नियत आयतन पर हो गई और दूसरी किस पर हो गई बेटा? नियत दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा हो गई। दैट इज इक्वल टू, इसी नियत दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा को हम क्या कहते हैं बेटे? डेल्टा H। याद रहेगा? तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। जरा H का फॉर्मूला क्या आ गया? H2 आपने लिखा E प्लस PV2। तो मैं यहां पर एक नया टर्म एंथैल्पी
ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं भैया। एक नया टर्म एंथैल्पी दिस, और एंथैल्पी एच का मान होता है, मैंने निकाल लिया, ई प्लस पी। बोलो बेटे, याद रहेगा? यस सर। तो डेल्टा एच हो जाएगा H2 माइनस, और डेल्टा एच को मैं कहूंगा एंथैल्पी चेंज। चलिए थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में डिफाइन करते हैं। बेटे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस बी डेल्टा पी। एक बार दाब स्थिर है, एक बार आयतन स्थिर। लिख सकता नहीं लिख सकता? ई प्लस पीवी को ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। एक बार मैं दाब स्थिर करके एच लिख सकता हूं, एक बार आयतन स्थिर करके लिख सकता हूं, ई प्लस पीवी। जरा एक एक करके केस देखते जाओ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जो पीवी है वो वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट नहीं। तो अगर पीवी वेरिएबल है तो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1। दोनों वेरिएबल, मेरी बात समझ में आ गई? दोनों चेंज हो रहे हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा P2V2। P भी चेंज हो रहा है, P भी चेंज, तो P2V2 माइनस P1। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा ऐसे बंद करो। अगला केस नंबर 2। केस नंबर, पहले केस में मैंने P और V दोनों को वेरी कराया, दोनों अलग अलग। अच्छा अब क्या काम कराते हैं? V को क्या काम कर लेते हैं? कांस्टेंट कर लेते हैं। और P को क्या काम कर लेते हैं? वेरिएबल कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस V तो कांस्टेंट है तो V जैसा का तैसा रहेगा, P वेरिएबल है तो V डेल्टा P आ जाएगा। चलिए भाई केस नंबर 3, ठीक उल्टा कर लो। P को कांस्टेंट कर लो और V को वेरिएबल कर लो, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो गया। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो डेल्टा V मतलब चेंज इन मोल हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूं, डेल्टा E बराबर, सॉरी,
डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, अब वॉल्यूम और मोल दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंजेस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भैया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच को क्या लिख सकते हो? क्यूपी। डेल्टा यू क्या लिख सकते हो? क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे लिख सकते। ठीक है, ये मैंने तीनों के हिसाब को बता। अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल में बताता हूं, PCl5 गैस gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसके लिए आप डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ। 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई प्लस आर टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब अपने आप बताओ डेल्टा एच ज्यादा या डेल्टा ई ज्यादा? भाई डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा, डेल्टा ई छोटा, जिसमें हमें आर टी जोड़ना पड़ा। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। और कोई एग्जांपल? जैसे मैं कहूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। अब हमसे कहे डेल्टा एन जी बताओ, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है? -2, 2 - 4, तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -2 आर टी। इसका मतलब डेल्टा ई ज्यादा था, उसे डेल्टा एच के बराबर करने के लिए 2 आर टी घटाना पड़ा। इसका मतलब डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा ई। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही नहीं? ये मैंने आज आपको इंथैल्पी की बातें, ठीक है। अब आपसे हाँ सर। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी कोई भी रिएक्शन आपको दे सकता है, कह सकता है मीथेन को बर्न कराया गया, आप डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन बताइए। आप मीथेन की बर्निंग की रिएक्शन लिखिए और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके आगे का काम हम लोग बेटे नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इतना आप पढ़ के आइए, ठीक है।